कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ये लास्ट क्लास है एंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। और इससे पहले भी हमने 8 वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं और हमारे साइट पे विज़िट कर सकते हैं एक्सरसाइज के आंसर के लिए www.fullexpand.com। ठीक है। हम जो है आंसर इस पे अपलोड कर दिए हैं साइट पे। आप लोग जो है जाके वहाँ से टाइमली आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हमने मनी एंड क्रेडिट में जो है देखा था। ठीक है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स जो है पूरे जो आपका सामान है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट हो सकता है और वर्ल्ड का सामान जो है आपकी कंट्री में आ सकता है जो है सेल के लिए। ठीक है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन मतलब कि WTA इसको रेगुलेट करता है। मतलब आपका सामान जो है ग्लोबली सेल हो सकता है। ठीक है। थ्रू एक्सपोर्ट और जो है ग्लोबली जो सामान होगा जो अदर्स कंट्रीज़ का होगा वो जो है इंपोर्ट होके इंडिया में आ सकता है या अदर ग्लोबली जो है वो लोग भी अपने सामान को बेच सकते हैं। ठीक है। मतलब कि कोई बैरियर नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में सामान को बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा हुआ है कि इन 19th सेंचुरी जो है 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर जो है इंडिया में आए उस समय क्या था कि इंडियन स्पाइसेस जो हमारे स्पाइसेस जो थे स्पाइसेस मत ये जो है जो हमारे मसाले हैं वो जो है बहुत फेमस थे उसी समय से। और उसी समय वर्ल्ड में हम लोग जो है अपने मसाले को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। और टिल टुडे ये जो है स्पाइसेस जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और ब्रिटिश पीरियड के समय जो है कॉटन बहुत फेमस था, इंडिया में बहुत कॉटन होता था। तो उस समय जो है हम इसको एक्सपोर्ट करते थे और जो है ब्रिटिश जो है इसी पे डिपेंडेंट रहते थे। हमारे जो रॉ मटेरियल है उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इंडिया पे डिपेंडेंट रहती क्योंकि इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा होता था। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल में जो था फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब जो है आपने एक चंपारण मोमेंट के नाम सुना होगा, 1970 में हुआ था। ये जो है चंपारण जो है बिहार में एक प्लेस है जहाँ पे जो है वहाँ के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था क्योंकि अंग्रेज़ जो है वहाँ पे इंडिगो उगाना चाहते थे। ठीक है। इंडिगो जो है एक नील होता है जो कि डाई जो कलर में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब ये कॉटन जब यहाँ से एक्सपोर्ट होता था तो उस समय जो है इंडिगो भी उनको चाहिए था। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को कंपेल किया इसके कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। और वहाँ के लोग जो है उन्होंने कुछ फिक्स कर दिया था कि इतने खेत में आपको इंडिगो जो है करना है, इंडिगो को जो है कल्टीवेशन करना है। तो उनके लिए इम्बैलेंस हो गया था। अब वो जो है देवर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। अब जो है अपने उसमें जो है वो ग्रेन्स भी नहीं उगा पाते थे अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, मतलब कि उनको खाने के लिए जो है अनाज जो है नहीं हो पाता था। और जो इंडिगो होता था वो जो है उसका प्राइस जो है जो स्पेकुलेटर्स होते थे जो ट्रेडर्स होते थे फार्मर्स को बहुत कम मिलता था। ठीक है। फार्मर्स को वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम मिलता था और जो है वो ट्रेड करके जो है बाद में जो है ज़्यादा रेट में बेचते थे। तो इस तरह जो है ये किसानों ने इसका विद्रोह किया। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है एग्रीकल्चर का वो जो है नया नहीं है। ये सिंस जो है कॉलोनाइजेशन पीरियड और पहले से ही ये होता चला आ रहा है। ठीक है। अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलरली आफ्टर 1990 1990 के बाद जो है हमने जो है हमारी कंट्री ने ट्रेड बैरियर
जो ट्रेड्स पे जो बैरियर था जो है उसको हटा दिया था, और हम भी ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट किए। तो उसमें क्या हुआ कि द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। अब क्या हुआ कि जब हम अपने सामान को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट को जो है बनाते हैं, तो जैसे कि इंडिया में ही अगर रहे तो इंडिया के लोग उसको खरीदेंगे, लेकिन अब इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज़ के अगर सामान जो है उसी के पैरेलल में आ जाए, तो अब जो है कंज्यूमर के पास जो है चॉइस रहता है कि जो सामान की क्वालिटी अच्छी रहेगी और जो सस्ता होगा वही जो है खरीदेगा। तो ये इनके लिए एक न्यू चैलेंज हो गया हमारे फार्मर्स के लिए। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, our agriculture products are not able to compete with the developed countries। अब देखिए, राइस में हम सेकेंड है आफ्टर चाइना, ठीक है, और भी सब जैसे कि टी है हमारा मेन है, काफ़ी है, जूट है, रबर है, कॉटन है, इसमें हम अच्छा खासा जो स्पाइसेस है हम जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है इसको डेवलप्ड कंट्री के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल इन दोज कंट्री। वहाँ पे क्या होता है कि फार्मर्स को जो है जो एग्रीकल्चरल इनपुट होता है, एग्रीकल्चरल, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स में क्या हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन हो गया, और इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी। तो ये क्या करते हैं फॉरेन कंट्री, ये जो है सब्सिडी, इस पे जो है हाई सब्सिडी देते हैं, ठीक है, वहाँ के फार्मर्स को हाई सब्सिडी देते हैं। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है या जो है जो ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस होती है वो जो है उसका लो कास्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, लो कास्ट होता है। कंपैरेटिवली इंडिया में क्या है, इंडिया में भी हमारे फार्मर्स जो है सब्सिडी जो है दिया जाता है, बट कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज इट इज़ वेरी लेस। तो हमारा कास्ट जो है ज़्यादा है, इनका इनपुट कास्ट जो है कम है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है कम कास्ट में हमारे साथ में आता है, और हमारी कास्ट जो है क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो कंज्यूमर ये नहीं देखता है कि ये इंडिया में बना है तो मैं इसको खरीदूं, उसको कास्ट से मतलब होता है। जब एक जो है आप इसको अलग सोचिए, ठीक है, आप अगर मार्केट में जाते हैं आपको एक ही चीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ का दिखाई देती है, तो आप क्या देखेंगे, आप जो है उसका तो एक तो सबसे पहले जो है कंज्यूमर के दिमाग में एक प्राइस जाता है। अगर एक 80 रुपये का है और एक 50 रुपये का है, तो उसको वो जो है पहले 50 रुपये को ही देखेगा, फिर कंपेयर करेगा। अगर जो है थोड़ा सा जो है फ़र्क होगा 19-20 का, तो ही विल गो फॉर 50, ठीक है, अनटिल अनलेस जो है कहीं मेजर जो है डिफरेंस होगा, देन ही विल गो फॉर 80। तो इसमें क्या होता है, 50 का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है जो हमारे किसानों के लिए जो है ये एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ at the crossroad. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. अब जो किसान अलग हो गए हैं, मार्जिनल्स मतलब जो अलग हो गए हैं ड्यू टू एनी प्रॉब्लम्स, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है कल्टीवेशन वगैरह कर सकें, या स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पीछे भी उसमें देखा है कि जो है लोन जो है उनको लो इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करना है। ये कहाँ से प्रोवाइड होगा, ये प्रोवाइड होगा आपका बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ठीक है, इन सब से जो है लो, क्योंकि अगर
ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे सुसाइड्स वगैरह का आप लोग देख रहे हैं कि जो है हाई इंटरेस्ट रेट में वो लोग जो है बोरो करते हैं मनी लेंडर से, ठीक है, 18% 20%। तो इसीलिए जो है अगर एक फसल ख़राब हो जाती है, फिर अगली बार जब लोन लेते हैं तो वो एक्मुलेट होते होते वो डेब्ट ट्रैप में हो जाते हैं, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता है कि वो इंटरेस्ट को ही चुकाते चुकाते रह जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को कभी चुका नहीं पाते। तो एक तो इनको जो है ये लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है। दूसरा क्या है कि इनपुट कास्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। इनपुट कास्ट कैसे रिड्यूस होगा? जो इनपुट जो है एग्रीकल्चरल के लिए, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, इरिगेशन के लिए फर्टिलाइजर्स, इसमें सब्सिडी देना है। तो इस तरह जो है जब हमारे स्मॉल फार्मर्स स्ट्रेंथन होंगे तो डेफिनेटली हम जो है कम्पीट कर सकते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सी। अब उसमें क्या है कि ग्रीन रिवोल्यूशन तो हुआ था और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी, हमने अच्छा जो है प्रोड्यूस किया था ग्रेन्स को, बट उससे एक जो है प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमारी लैंड जो है डिग्रेड हो गई। ये एक जो है लैंड डिग्रेड हुई, ये एक जो है इसका निगेटिव पॉइंट था। क्यों? क्योंकि हमने ओवर यूज़ किया था केमिकल्स का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का। तो इससे क्या हुआ कि ड्राइंग एक्वीफर्स, जो एक लेवल होता है ज़मीन के नीचे का, वो जो है कम हो गया, एंड वैनिसिंग बायोडाइवर्सिटी भी जो है ख़राब हुई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब इसके क्या है कि ऑर्गेनिक एक फार्मिंग है जो कि अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। इसमें ऑर्गेनिक मीन्स क्या है कि जो भी मैन्योर्स वगैरह होंगे, जो खाद डाले जाएंगे, वो भी ऑर्गेनिक खाद होंगे, ठीक है। फैक्ट्री से बनी हुई केमिकल या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन ए निगेटिव मैनर। तो जब हम अगर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। ए फ्यू इकोनॉमिक्स थिंक, अब कुछ इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लिक फ्यूचर इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एट द पॉपुलेशन राइज। वो बोल रहे हैं कि ये किसानों को जो है बहुत नुकसान होगा अगर वो ऐसे ही ग्रो करते रहे, पॉपुलेशन बढ़ता गया तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि उनको जो है ऐसी चीज़ें जो है उगानी चाहिए जो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स हों, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा वैल्यू मिले उनको। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, कि उसको इनकम भी ज़्यादा होगा और इन्वायरमेंटल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसमें क्या क्या है, जैसे कि फ्रूट्स को उगा सकते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं लाइक जत्रोफा एंड जोजोबा। तो इन सब के लिए क्या है कि लेस इरिगेशन चाहिए, जैसे कि पानी की जो है बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है इनको, एंड इट कैन बी यूज्ड। तो हम जो है जो लैंड जो है ऐसे हैं जहाँ पे कम पानी की ज़रूरत है, उन सबको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे निगेटिव असर पड़ा है और हमारे गवर्नमेंट को जो है स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल जो है फार्मर्स हैं उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, तब जो है हम लोग ग्लोबली कम्पीट कर पाएंगे और हमारा जो है इनपुट कास्ट कम होगा, तब हम जो है कंपटीशन दे सकते हैं अदर जो है ग्लोबल कंपनियों को, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।